नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदूषण नियंत्रण के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष। तो आइए जानते हैं कि इनकी क्या राय है प्रदूषण के बारे में। सर, पटना जो है अभी विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में आता है, तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पटने में घूमती हैं, ले जाइए विंडो वगैरह सब कुछ, फिर भी आप 5 दिन के बाद लौट के आइएगा तो आपके घर में जितना टीवी फ्रिज जितना है सब पर धूली का परत जम जाता है। तो ये कारण जियोजेनिक है। कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन ही आई, झारखंड में जाइए तो वहाँ हार्ड रॉक है, तो जहाँ हार्ड रॉक होगा वहाँ धूल फॉर्मेशन कम होता है, जहाँ एलुवियल सॉयल होगा वहाँ धूल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये वर्ल्ड वाइड स्टडी है, वर्ल्ड के मैप पर भी आप देखेंगे तो जितना एरिया न्यू एलुवियम है जिसका फॉर्मेशन हाल के सालों में हुआ है, तो जिसको सिनोजेइकेरा बोलते हैं, वहाँ प्रोन है मिट्टी धूल फॉर्मेशन का। और कुछ कारण एंथ्रोपोजेनिक भी है, हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें 3 प्रमुख कारण है, जिसका कारण मनुष्य है। अर्थ को हम केवल जियोजेनिक कारण को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, हम लोग भी दोषी हैं। जिसमें एक कारण है प्लांटेशन का कमी होना। पटना बढ़ते गया, जगह की कमी होते गई, रोड चौड़ा होते गया, तो रोड चौड़ा होने से रोड के किनारे का पौधा बहुत काट दिया गया, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। दूसरा, घर भी जो लोग बनाते हैं, चूँकि ज़मीन बहुत कीमती है, तो 1 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, उसमें पौने कट्ठे में घर बना देते हैं और उसका कोई जगह नहीं छोड़ते हैं जिसमें प्लांटेशन हो। तो आज आपका पटना पूरा कंक्रीट जंगल हो गया है। जो ग्रीन प्लांट्स है वो बहुत धूलकण को एबेटमेंट करने में काम देता है। एक समस्या ये है। दूसरा, वाहन का संख्या बढ़ते जा रहा है। यहाँ 1950 का एम्बेसडर भी रोड पर मिलता है और 1 महीना पहले का BMW भी रोड पर मिलता है। और देशों में क्या होता है कि जैसे पुरानी गाड़ियाँ फेज आउट होती हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं, तो एक बैलेंस बना रहता है। हम लोग के यहाँ जो गाड़ी बिल्कुल जो नहीं चलने लायक है, मैकेनिक के लाख प्रयास के बाद उसी गाड़ी को हम लोग हटाते हैं, अंत तक उसको चलाते रहते हैं। और रोज़ नई गाड़ियाँ आ रही हैं, आप देखती हैं कितना मॉडल है, सब मॉडल है, तो ये कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया। और जो गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होता है ठीक से प्रॉपर, तो उससे काफ़ी धुआं निकलता है। आप देखते होंगे पुराने बस होते हैं, रोड पर नज़र आता होगा आपको। हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि कम से कम 15 साल से पुराने व्हीकल को, जो कमर्शियल व्हीकल हैं, कम से उसको फेज आउट किया जाए, तो ये सब कमी होगा धीरे धीरे। ये दूसरा कारण है वाहन का। तीसरा, हम लोग का रोड है। होता क्या है कि रोड तो बनता है, लेकिन रोड का किनारा जो पावमेंट है वो कच्चा रह जाता है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि गाड़ी का एक धूल का फॉर्मेशन बहुत होता है। ये 3 प्रमुख कारण है जिसके चलते आपको एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और एक बात और आपको फिर बता दें कि एयर पोल्यूशन का पैरामीटर होता है AQI। तो AQI डिपेंड करता है कई फैक्टर पर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पर, SO2 पर, NO2 पर, ओजोन पर, धूलकण भी है। पटना में जो समस्या है उसमें धूलकण को छोड़ के बाकी जितना पैरामीटर्स है वो ऑलमोस्ट कंट्रोल में है, विद इन परमिसिबल लिमिट है, लेकिन धूलकण ही बहुत ज़्यादा होता है। इसको PM2.5 बोलते हैं और PM10 बोलते हैं। तो PM2.5 और 10 साइज पर है माइक्रोन में, तो वो जो PM2.5 है वो यहाँ बहुत ज़्यादा है और उसी के मेजरमेंट पर क्लासीफाई कर देते हैं शहरों को कि ये बहुत प्रदूषित है या कम प्रदूषित है। और PM2.5 का प्रॉब्लम पटने में है, मुजफ्फरपुर में है, रादर ऑलमोस्ट हर सिटी में जो गंगा के तट पर है उसमें समस्या है। या कोई नदी बहुत है बिहार में, तो नदी रहने के चलते सब जगह एलुवियल सॉइल है, तो लोग थोड़ा प्रोन है डस्ट का। इसलिए आपने ये जो कहा कि क्या मेन कारण है प्रदूषण का, तो दोनों मिल गया है। जियोजेनिक कारण भी है, एंथ्रोपोजेनिक कारण भी है। हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं और प्रकृति ने भी हम लोग का कुछ बनावट ऐसा किया है कि धूलि के प्रति हम लोग प्रोन हैं। अगर सारा सावधानी भी लेंगे तो अभी धूल बनेगा, क्योंकि यहाँ का मिट्टी कुछ ऐसा है। अच्छा सर, अभी प्लास्टिक रिसेंटली उसको बैन किया गया था, लेकिन फिर भी अभी आप जाइएगा सब्जी फल लेने तो लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल अभी भी कर रहे हैं, तो ऐसा सर क्यों है? क्या उसको उस पर फिर से अभियान शुरू किया गया है। अभी आपने देखा होगा अखबार में, कुछ फैक्ट्री भी पकड़ाया है। बीच में इलेक्शन में बहुत सारे मैन पावर जो थे वो लग गए थे इलेक्शन की ड्यूटी में, जिसके चलते जो अनुपालन करना था नियम का उसमें लोगों की कमी हो गई थी। अब इलेक्शन वगैरह ख़त्म हो गया है, सब कुछ सेटल हो रहा है, नए सिरे से हम लोग फिर से इसको कैंपेन कर रहे हैं जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से सॉल्व किया जाए। हुआ भी है, सीज भी हुआ है, कई जगह फाइन भी हुआ है और धीरे धीरे और उसका तीव्रता को हम लोग बढ़ाएंगे जिससे कि दोबारा ये प्लास्टिक हमारे बीच नहीं आए।
सर अभी पटना में बहुत तो सर अब जहाँ कहीं भी जाइएगा, स्पेशली दोपहर के टाइम पे चलने लायक नहीं होता है सड़क, बहुत धूल ऐसा होता है। तो सर इस प्रदूषण को मेंटेन करने के लिए कुछ उसके हुआ लिए है? भी नियम है, एकदम स्ट्रिक्ट नियम है कि अगर कोई भी बिल्डिंग बने नया या फिर रिपेयर हो तो उसको स्क्रीन किया जाए, ग्रीन कलर का जाली होता है वो लगाया जाए। कहीं कहीं देखती हूँ कि लगता भी है, लेकिन वो लगता ऐसा है कि खाली शो करने के लिए लगा हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, कि जहाँ कहीं भी ये कंस्ट्रक्शन का वर्क हो उसमें बैरियर लगाया जाए और जो बैरियर नहीं लगाए उसके काम को रोक दिया जाए। तो एयर क्वालिटी एक्शन प्लान में ये भी शामिल है। इन सारे चीज़ को कार्यान्वयन करने के लिए अब काम शुरू हुआ है, जिसका असर आपको 6 महीने 8 महीने के बाद दिखाई पड़ेगा। क्योंकि समस्या इतना है, शहर इतना बड़ा है और इम्प्लीमेंटिंग फोर्स इतना कम है कि एक दिन में वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हम लोग के ध्यान में है ये बातें जो आप कह रही हैं और हम एडमिट भी करते हैं समस्या है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे अभी बहुत दिन से तापमान बहुत बढ़ा हुआ था, लाइक 48 डिग्रीज तक पहुंच गया था, और इसकी वजह से कई बच्चों की मौत भी अभी आई है। न्यूज़पेपर में हर रोज़ खबर छप रहा है कि मौत हो रही है बच्चों की। तो सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों तापमान इतना बढ़ता जा रहा है? हर साल देखते हैं, हर बार। तापमान बढ़ने का कारण तो कुछ ग्लोबल वार्मिंग भी है, क्लाइमेटिक चेंज भी है और लोकल नहीं है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल पटना में तापमान बढ़ रहा है, बल्कि पूरे उत्तरी भारत में और नॉर्थ ईस्ट में सभी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है और उसका कारण वही है, फिर उत्सर्जन जो है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसका बढ़ गया है। और ये क्लाइमेटिक चेंज एक साइकिल चलता है और इसको अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि हम लोग अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें और ग्रीनरीज बढ़ाएं, और कोई उपाय नहीं है। आर्टिफिशियली आप क्लाइमेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप एसी लगा सकती हैं, लेकिन जितना एसी लगाइएगा उसका और एडवर्स इफेक्ट होगा। ये साइकिल है जो हम लोग और आराम चाहते हैं और उसके चलते और प्रॉब्लम बढ़ते जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है एक सस्टेनेबल लाइफ जीने का, प्रकृति से उतना ही लेने का जितना कि हम लोग प्रकृति सस्टेन कर सके। तो ये सब समस्या का प्रमुख कारण तो हम लोग का लाइफस्टाइल एक है ही, दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ भी है। 7 बिलियन हो गए हैं हम लोग, अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए। तो अर्थ का भी एक बर्दाश्त करने का सीमा होता है और ये प्रेडिक्शन है कि अगर इसी तरह से हम लोग जीवन शैली में बदलाव करते रहे और आबादी इसी दर से बढ़ते रहे, जिस शताब्दी के अंत में 13 मिलियंस भी क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, और तब हमको लाइफ सस्टेन करने के लिए 4 पृथ्वी का ज़रूरत होगा, जो नहीं है। तो अगर एक ही पृथ्वी है और अगला पृथ्वी बनने का चांस नहीं है और हम लोग आबादी बढ़ाते जाएँ, लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करें, ये सब तो झेलना ही होगा। सर तो आप जैसे कह रहे हैं आबादी बढ़ते जा रहा है, तो सर अब आपके हिसाब से आबादी को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना क्या चाहिए? अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को इस पर, क्योंकि आबादी बढ़ने में गवर्नमेंट ज़बरदस्ती बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती है। डेमोक्रेसी है इंडिया, डिक्टेटरशिप है नहीं। चाइना में लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, और एक समय था जब इंडिया की आबादी में और चाइना की आबादी में बहुत गैप था। अब वो गैप घटते जा रहा है और हो सकता है कि 10 साल के बाद पता चले कि हम लोग चाइना को भी क्रॉस कर चुके हैं। तो उसका कारण है इंडिया डेमोक्रेसी है, जिसमें किसी चीज़ स्ट्रिक्ट लॉ को लागू करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसमें तो अवेयरनेस के थ्रू ही हो सकता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि आपकी आबादी बढ़ने से आपके आगे के जनरेशन पर क्या बुरा असर हो रहा है। सर आपको लगता है जो चाइना में जिस तरीके से अब ये पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो कदम उठाया गया था, इंडिया में भी कुछ उस तरीके का होना नहीं हो चाहिए? सकता है इंडिया में। पता ना, इंडिया में ट्रू डेमोक्रेसी है और गवर्नमेंट कोई भी हार्श स्टेप लेती है तो तुरंत इसका इतना विरोध होने लगता है कि गवर्नमेंट चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है। यहाँ ज़्यादा चीज़ कंसेंसस से ही हो सकता है, लोगों को समझा कर ही हो सकता है, डंडे मार के नहीं हो सकता है। डंडा मारेंगे सरकार उलट जाएगी। तो ज़रूरत है सभी का, मीडिया का, प्रेस वालों का, हम लोगों का, कि हम लोग मिल के काम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें। तभी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस तरह का पॉलिसी बना सकेंगे जिससे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा सर, दिल्ली में हमेशा कोई ना कोई स्कीम निकलती रहती है, ऑड इवन और इस तरह के निकलते रहते हैं। तो पटना में सर ऐसा कुछ ये है? ऑड इवेंट से बहुत कुछ नहीं हो पाता है। इसका एक ही उपाय है कि पुराने गाड़ी को फेज आउट करें, जो रोड है उसका किनारे को अच्छा से सोलिंग कर दें जिससे कि धूली नहीं हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हो वहाँ पर बैरियर लगाया जाए। ये सब करने से अच्छा होगा, फ़ायदा होएगा। ऑड इवेंट से बहुत असर नहीं होने को जा रहा है, क्या कि ऑड इवेंट करेंगे तो परेशानी भी तो बहुत बढ़ता है। और कहीं ना कहीं से ऑड इवेंट की जगह पर पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। आज भी यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत वीक है हम लोगों का,
बसेस कम है, ट्राम नहीं है, मेट्रो नहीं है, जो भी है ज़्यादातर 3 व्हीलर्स पर लोग जाते हैं और 3 व्हीलर में केरोसिन मिला देते हैं पेट्रोल में, जिससे बहुत धुआं उठता है। अभी थोड़ा चेंज आ रहा है, ई रिक्शा आ रहा है, CNG भी आ रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि जो जितना भी ऑटो रिक्शा है कम से कम उसको CNG में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर दें, तब ये समस्या थोड़ा कमेगा। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि AC फ्रिज को नहीं लगाया जाए, उससे बहुत हार्मफुल गैसेस निकालते हैं। सर, तो आप कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा बता सकते हैं जो AC और फ्रिज की जगह पे, क्योंकि अभी वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है, उसको पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। इसका एक ही उपाय है कि आप ग्रीनरीज बढ़ाइए। अभी भी आप जाइएगा तो अगर आप जो और एरिया है, एयरपोर्ट का एरिया है जहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, शाम में आप देखिएगा अशोक राजपुर घूम के आइए, बोरिंग रोड होते हुए आप गवर्नर्स हाउस की ओर चले जाइए, तो आपको 2 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है और इधर प्लांटेशन बहुत कम है और व्हीकल बहुत ज़्यादा है। तो अब ऐसे कोई ऐसा फुल प्रूफ नहीं है कि आप ये कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। एक ही तरीका हो सकता है कि लाइफ को सस्टेनेबल करें, कम से कम डिपेंडेंट होएं AC पर, कम से कम चलाएं उसको, और जहाँ तक हो सके ग्रीनरीज बढ़ाएं, और कोई विकल्प नहीं है। सर, आपसे एक आखिरी सवाल ये कि अभी हमारे जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है हमारे को, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो? उसको एक ही संदेश देना चाहेंगे कि नेचर को समझने का प्रयास करें, क्योंकि धीरे धीरे अभी का जो जनरेशन है वो नेचर से अलग होते जा रहा है। ज़्यादातर समय उनका इंडोर बीतता है, TV पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर पर। हम ये नहीं बोलते हैं कि TV बुरा है, कंप्यूटर बुरा है, इंटरनेट बुरा है, उसका यूज़ भी है, लेकिन उसका एडिक्शन बुरा है। और उसके चलते बहुत सारे बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता है कि गाय दूध देती है। उनके दिमाग में होता है कि शायद मशीन से दूध बनता है, क्योंकि वो बाहर जाते ही नहीं है। तो प्रकृति के बीच में थोड़ा समझे जाएं, उसका महत्व को समझ में आएगा, तभी वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे। इसलिए मेरा ये संदेश है बच्चों को कि जहाँ तक हो सके बाहर निकलें घर से, घर में दिन भर कन्फाइन नहीं रहें, बाहर निकल के देखें कि प्रकृति क्या है और कैसे उसके साथ हम लोग इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपका कीमती समय से आपने निकाल के दिया हमें वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।